हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वर्ण विचार के बारे में कुछ जाना था, जिसमें हमने वर्णों के भेद किए थे। वर्णों के यहाँ पर दो भेद हैं, जिसमें आपके स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। स्वरों के भी हमने यहाँ पर भेद किए थे। स्वरों के 3 यहाँ पर हमने भेद किए थे, जिसमें आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर थे। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसके अलावा आपके जो दीर्घ स्वर हैं वो क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर जिनको उच्चारण करने में हम एक लंबा सा सुर निकालते हैं, एक लंबा सा स्वर हम निकालते हैं, तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो वर्ण, जैसे कि हम जानते हैं वर्ण क्या है, आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से आपके शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। तो जब बहुत सारे वाक्य मिल जाते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं कि हमने ये कोई भाषा बोली है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको वाक्य दिया था, शब्द इसका अलग अलग हमने सेपरेट किया और इसके बाद हमने वर्णों को भी यहाँ पर विच्छेदित किया है। तो बहुत छोटी से छोटी इकाई जिसको आप क्या कर सकते हैं, आगे खंड नहीं कर सकते हैं, इनको वर्ण कहा जाता है। वर्ण में यहाँ पर हमने आगे पढ़ा था कि हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णमाला हैं। 52 यहाँ पर वर्ण है, वर्णमाला नहीं वर्ण है, जिनमें आपके जो हैं 11 स्वर हैं, 33 यहाँ पर आपके व्यंजन हैं, 2 यहाँ पर आपके अयोग वाह हैं और 4 यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हैं और 2 आपके अतिरिक्त व्यंजन भी हैं। ठीक है ना। तो दो ये जो है सब आपके किस में आते हैं, ये आपके स्वरों में आते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से 11 स्वर हो गए, 2 अयोग वाह हो गए, 33 आपके व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपके 4, अतिरिक्त 2 और कुल आपके 52 यहाँ पर हो गए थे। तो इनको हमने विच्छेद अलग अलग यहाँ पर इनके भेद किए थे। तो स्वरों के बारे में हमने जाना कि स्वर के यहाँ पर 3 भेद हो गए, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और आगे हम व्यंजनों के भेदों पर जाएंगे। तो 11 स्वर हैं, अ से लेके औ तक ये आपके 11 स्वर हैं। स्वरों के यहाँ पर भेद हुए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, और इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ह्रस्व स्वर में आपके 4 वर्ण आते हैं और दीर्घ स्वर में 7 वर्ण आते हैं और प्लुत स्वर में जैसे ओम इस प्रकार की ध्वनि आती है। इसके अलावा स्वरों के जो है कुछ चिन्ह होते हैं जिनको आप मात्राएं कहते हैं। ठीक है ना। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। तो ये चीजें हमने जाना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर अयोग वाह में अनुस्वार और विसर्ग के बारे में जाना। अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। जो वर्ण स्वर आपके स्वर और व्यंजन किसी में भी नहीं आते हैं, इनके अतिरिक्त होते हैं, उनको अयोग वाह कहते हैं। ठीक है। तो ये ना तो आपके स्वर हैं और ना ही आपके व्यंजन हैं। ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द के ऊपर से हम अंग की मात्रा लगा देते हैं, इनको अनुस्वार कहा जाता है। और अनुनासिक क्या होता है, जिसमें आप चंद्र बिंदु क्या करते हैं, किसी भी शब्द के ऊपर से, किसी भी वर्ण के ऊपर से जब आप चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसको कहा जाता है अनुनासिक। ठीक है ना। तो अनुस्वार और अनुनासिक भी हमने। विसर्ग, जैसे कि आप जानते हैं, विसर्ग जो होता है 2 बिंदियां लगाई जाती हैं किसी भी वर्ण के पीछे से और इसका उच्चारण आधा ह की तरह आता है। ठीक है ना। तो जैसे आप अतः लिखते हैं तो ह का उच्चारण आया, प्रातः लिखते हैं तो प्रातः ह का ही उच्चारण आया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इनका, और भेद भी यही है इनमें, जिनको पढ़ने से देखिए, अनुस्वार में जो है आपकी वायु जो है सिर्फ नाक से निकलती है और नासिक में मुंह और नाक दोनों से ही वायु आपकी बाहर निकलती है। अब यहाँ पर व्यंजनों की हमने कल की क्लास में बात की थी और यहाँ पर इसका क्या कर दिया था, इसका विच्छेदित कर दिया था, यानी कि इसके भेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले तो आपके व्यंजन कितने होते हैं, 33 यहाँ पर व्यंजन होते हैं। इसके अलावा व्यंजनों के हमने 2 आधारों पर इसके भेद किए थे, एक तो स्पर्श के आधार पर और दूसरा श्वास मात्रा के आधार पर। ये स्पर्श के आधार पे इसका मतलब कि कहाँ कहाँ आपका स्पर्श हो रहा, तो इसमें भी इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म
ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, जिसमें भी हमने क्या किया था, व्यंजनों के यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, तो 5 यहाँ पर वर्गों के बारे में पढ़ा था। इनका उच्चारण कहाँ का, हमारे मुख के अंदर कंठ है, तालु है, मूर्धा है और दांत है और हमारे होंठ हैं। तो जिन जिन स्थान से आपका ये व्यंजन निकलते हैं स्पर्श करके, तो उनके स्थान पर उनका नाम भी यहाँ पर रखा गया है। इनके पहले जो भी वर्ग है, उनको वर्ग का नाम उनके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। लास्ट जो आपके पंचम वर्ग है, इसको पंचम क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। जो अंतिम वर्ण होता है, इन्हीं को पंचम वर्ग कहा जाता है, वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, क जो वर्ग है उसको उसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, और आप जो है बार बार इसका उच्चारण कीजिए, क ख ग घ अंग। तो आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है। तो उच्चारण स्थान इसका कंठ था और इसको हमने कंठ्य प्रकार में डाल दिया था। तो च वर्ग जो है आपका तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है तालव्य। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। ट वर्ग का उच्चारण दांत से होता है, इसलिए इसको दंत्य कहा जाता है। और प वर्ग का उच्चारण होंठ, ओष्ठ से, यानी कि आपके होंठों से, तो ओष्ठ इसको कहा जाता है। इतना हमने कल की क्लास में यहाँ पर पढ़ लिया था। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 इसके क्या किए थे, 3 भेद किए थे। कौन कौन से भेद किए थे, स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर हमने इस पे 5 यहाँ पर इसके वर्ग बनाए हैं और इनके उच्चारण स्थान के बारे में जाना। तो पहला आपका कंठ्य हो गया, दूसरा तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, दंत्य हो गया और ओष्ठ्य हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपके 5 प्रकार के ये क्या हैं, आपके यहाँ पर कहाँ कहाँ वो स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब आपका अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जाते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, यानी कि किसी भी भाग को पूरी तरह से, यानी कि आधा स्पर्श करती है, पूरा नहीं करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन। अब कौन कौन से वो व्यंजन हैं उनको भी जान लेते हैं, य र ल व। तो उच्चारण करके आप बार बार महसूस कीजिए, ठीक है ना। मैं बोलूंगी तो मुझे महसूस होगा, आप खुद से बोलेंगे तो आपको महसूस होगा। तो आप खुद से क्या कीजिए, इनको बोलिए और इनको आप उच्चारित कीजिए, फिर महसूस कीजिए, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से किसी भी भाग को क्या नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते, यानी कि टच नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। तीसरा प्रकार क्या था, पहले था क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श में भी हमने 5 वर्ग, क वर्ग, उसके बाद आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों को भी हमने अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमने उनके बारे में पढ़ा। अंतःस्थ में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, य र ल, 4 वर्ग या 4 वर्ण यहाँ पर आते हैं। अब नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। आप जानते हैं ऊष्मा का मतलब क्या होता है, गर्म या गर्मी या एनर्जी जिसको कहते हैं। जिन व्यंजनों की उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है। अब जो हमने यहाँ इससे पहले पढ़ा था, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हम 300 लिखते हैं ना, ये आपकी, तो इसके बाद दूसरा ये 100 आता है और तीसरा ये 100 है। इन तीनों 100 में कहाँ फर्क है, ठीक है ना। तो फर्क कहाँ आता है, ये वाली जो 100 है ना, इसको तालव्य 100 कहा जाता है। इसके बाद इस 100 को मूर्धन्य कहा जाता है और इसको दंत्य कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब आप इस 100 का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श करेगी। किसको करेगी, आपकी तालु को, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा तालव्य 100, ठीक है ना। तो आपकी तालु को जब स्पर्श, तालव्य, ये जो है तालव्य है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये मूर्धा है, ये मूर्धन्य 100, इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य 100 कहा जाता है। ये आपका मूर्धन्य है और इसको कहा जाता है दंत्य 100। तो अब इन तीनों 100 में फर्क क्या है, इनके उच्चारण स्थान में फर्क है। यानी कि जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो तालु को स्पर्श करेगी आपकी जीभ। अब तालु से देखिए, जब आप
च छ ज झ यूं करते हैं तो तब आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श कर रहा है। तो जिस स्थान पर इस वर्ग का क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, उसी स्थान पर आप इस सौ का भी उच्चारण करेंगे। इसके बाद जो ये है मूर्धन्य, तो जब आप ट ठ ड ढ और इनको आप उच्चारित करते हैं तो आपकी जीभ जहां जिस स्थान पर आपकी जीभ क्या करती है, टच होती है, उसको मूर्धा स्थान कहा जाता है, उसको मूर्धन्य। तो उसी स्थान से आपके इस वाले सौ का भी उच्चारण होगा। और त यानी कि दंत्य वाले त थ, तो इसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ दांत को स्पर्श करेगी। तो तीनों में उच्चारण स्थान का फर्क है, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था यहाँ पर। अब आगे हम क्या पढ़ रहे थे, आगे हम यहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु क्या होती है, वायु मुख के विभिन्न भागों से क्या हो जाती है, रगड़ खाकर उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, उसको उष्म कहते हैं। तो ये जो तीनों सौ है ना, इससे एक प्रकार की उष्मा प्रदान होती है जब आप इनका उच्चारण करते हैं। और साथ में यहाँ पर ह भी है, तो इनको आप याद रखेंगे कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तीनों ही ये जो सौ हैं, तालव्य सौ, उसके बाद आपकी मूर्धन्य सौ और दंत्य सौ, और इसके अलावा ह, ये तीनों ही उष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर श्वास मात्रा के आधार पर पहला हमने किसके आधार पर पढ़ा था, देखिए दो यहाँ पर हमने क्या किए थे, व्यंजनों के यहाँ पर हमने दो आधारों पर उसके भेद किए थे। पहला था स्पर्श, अब श्वास मात्रा के आधार पर, यानी कि किसी व्यंजन को आप बोलने में कितनी श्वास यानी कितनी वायु आप छोड़ते हैं और कितनी ग्रहण करते हैं, इसके आधार पर। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, श्वास मात्रा के आधार पर। तो श्वास मात्रा के आधार पर आपके जो व्यंजन हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप बहुत अच्छे से इसको आप लिखेंगे भी और साथ साथ इसको समझेंगे भी। तो श्वास मात्रा के आधार, पहला क्या था, स्पर्श के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पर भी हमने स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतःस्थ व्यंजन हो गए और उष्म व्यंजन, उसके भी तीन भेद हमने पढ़े थे। दूसरा किस आधार पर हम कर रहे हैं, श्वास मात्रा के आधार पर। तो श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन यहाँ पर फिर से दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। बहुत ध्यान से इसको आप लिखेंगे। अब यहाँ पर जानते हैं अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम होती है तो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। तो शब्द उसके अर्थ उसके उसी में छिपा है, अल्प प्राण। और प्राण, देखिए वायु हमारे प्राण है, यदि वायु ना हो 5 मिनट आप बिना वायु के नहीं रह सकते हैं। तो प्राण, इसके जो अर्थ है, इस अल्प प्राण व्यंजन का इसी शब्द में जो है इसका अर्थ भी छुपा है, अल्प प्राण। अल्प का मतलब कम, ठीक है, और प्राण क्या होती है, वायु, ठीक है ना। तो हम जो है बिना वायु के नहीं रह सकते हैं। आप अपने नाक और मुंह को बंद कर दीजिए तो 5 मिनट में आपका काम खत्म, ठीक है ना। तो ये है प्राण, क्योंकि हम वायु हमारी क्या है, प्राण है, ठीक है। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण आप करते हैं और वायु की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। अब हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, तीसरा। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, विषम संख्या भी आप इसको समझते हैं। देखिए एक वर्ग में 5 यहाँ पर वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग, 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ण आते हैं एक वर्ग में, क ख ग घ अंग। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो सब हैं ये किसमें है, ये अल्प प्राण में है। तो जो भी विषम यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, विषम नंबर जिनका आ रहा है स्थान पर, तो उनको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण। तो क वर्ग में आपका जैसे क हो गया पहला, तीसरा आपका ग हो गया और पांचवा आपका अंग हो गया। तो इनको आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको आ तो सभी को आती है, बस आपको समझना है कि कौन कौन से वर्ण आपके अल्प प्राण में आते हैं। ऐसे ही च वर्ग का पहला वर्ण च है, तीसरा ज है और पांचवा यो है। ऐसे ही ट वर्ग का पहला वर्ण ट है, तीसरा ड है और पांचवा अणो है, ठीक है ना। इसके बाद त वर्ग का त, तीसरा द, पांचवा नो।
प वर्ग का पहला प, तीसरा ब और पांचवा म। तो इसको आप जल्दी से लिख लेंगे अल्प प्राण। पहले आप लिखेंगे श्वास मात्रा के आधार पर, और इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप एरो, और एरो बनाकर ऐसे लिख सकते हैं कि अल्प प्राण के श्वास मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण दो इसके भेद हैं। और यहाँ पर अल्प प्राण हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे इसके बारे में जल्दी से। चलिए, अब इसके अलावा ये तो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग से, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और वर्ण भी हैं। ठीक है, ये तो वर्गों की बात हो गई। इसके अतिरिक्त ण, ण हो गया। ठीक है, ण इसको बोला जाता है। य, र, ये ड़ है और ये आपका ड है। ठीक है, ये ड़ है और ये ड है। जब बिंदी लग जाती है तो ये ड़ हो जाता है, ड़। ठीक है, तो ड़, य, र, ल, व वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन है। तो ये भी क्या है, इसके अलावा यहाँ पर अल्प प्राण व्यंजन है। अब महाप्राण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, महा का मतलब ज्यादा से है, महा का मतलब इससे ज्यादा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, वायु की मात्रा अधिक होती है, यानी कि अधिक वायु निकलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, महाप्राण व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो अल्प प्राण में आ गया है, लेकिन दूसरा और चौथा महाप्राण में आएगा। जैसे क वर्ग का दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ण क्या है, ख। ठीक है ना, कभी कभी वर्ग को वर्ण मुंह से निकल जाता है तो आप समझ लेंगे इसको। ठीक है ना, क वर्ग का दूसरा वर्ण क्या है, ख है। च वर्ग का, इसी का चौथा वर्ण क्या है, घ है। तो ये दोनों महाप्राण में आएंगे। च वर्ग का दूसरा क्या है, वर्ण छ है और चौथा है झ। ट वर्ग का दूसरा है आपका क्या है, ट वर्ग का ठ और चौथा है ढ। ठीक है ना, ऐसे ही त वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और भ, ये सब क्या है, महाप्राण व्यंजन में आते हैं। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त आपका ढ, स, ये तीनों ही स, ह वर्ण भी महाप्राण में आएंगे। तो जो अतिरिक्त व्यंजन हैं उनको भी, अतिरिक्त जो वर्ण हैं उनको भी आप देख लेंगे। ठीक है ना, तो इसको भी आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे, महाप्राण का भी इनके कौन कौन से वर्ण हैं। अब देखिए, हमने जब स्वर के बारे में पढ़ा तो स्वर की आपने परिभाषा क्या पढ़ी, जिनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, जिनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। अब व्यंजन के बारे में हमने यहाँ पर क्या देखा कि व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप में इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे क हो गया और ख हो गया, तो ये स्वतंत्र रूप में ऐसे लिखे जाते हैं। आप इनको स्वतंत्र रूप में ऐसे उच्चारित नहीं कर सकते, इनको उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये जो क है ना, ये इससे मिलकर बना होता है, क धन अ, तो क ऐसे बना होता है। ठीक है, तो किसी भी व्यंजन को आप जब लिखेंगे उसमें अ स्वर जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो व्यंजन इसको कहते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़े थे, हमने यहाँ पर स्वर पढ़ लिए, हमने यहाँ पर अयोग वाह जो दो वर्ण थे जिसमें हमने अंग और अह के बारे में पढ़ लिया, और अनुनासिक जिसमें आप चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, और विसर्ग के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हमने यहाँ पर व्यंजनों के बारे में तो सब पढ़ लिया है। ठीक है ना, व्यंजनों के हमने भेद कर लिए, श्वास मात्रा के आधार पर और स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर आपके तीन हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद आपके ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, तीन प्रकार के। इसके बाद श्वास मात्रा के आधार पर भी हमने इसके दो भेद किए, जिसमें आपके अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा, तो हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो सभी अल्प प्राण में आएंगे, और दूसरा और चौथा महाप्राण में आएंगे। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर हमने कुछ वर्ण बताए हैं, उनको भी आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर इसके अलावा क्या आ जाता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमने कुछ पढ़े थे जिसमें आपने अक्ष, स्र, ज्ञ और श्र पढ़ा। तो इनको संयुक्त क्यों कहा जाता है, इनको संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन जो हैं
संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जो अक्ष है ना वो आधा क और ये जो स है ना जो मूर्धा स है, इन दोनों के मेल से बना है। जैसे यहाँ पर आप यक्ष, दक्ष, तक्ष, तथक्ष ये हो गया। तो ये सब जो है, ये जो अक्षर है ना ये इन दोनों व्यंजनों के मेल से बना है। ठीक है, इन इसमें अ स्वर नहीं जुड़ा है, इसमें अ स्वर है, तो ये क्या है? अक्षर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? अक्षर। ओके, आगे देखिए जो त्र है ना वो आधा त और र दोनों ही व्यंजन है, दोनों व्यंजनों के मेल से। अब ये आपका स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो दोनों जो है व्यंजन है, एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको त्र का, जैसे पत्र, मित्र, चित्र, ये आपके त्र से बने हुए शब्द है। आगे यहाँ पर अब ज्यों की बात करते हैं, तो ज्यों जो है ना ज और यों के मेल से बना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे यज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, तो ये स्वर रहित है, ये व्यंजन स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। जिसमें हलंत लगा हो वो स्वर रहित, जिसमें हलंत न लगा हो वो स्वर सहित। स्वर का मतलब यहाँ अ ही जुड़ा होता है उसमें। ठीक है ना, बाकी तो मात्राएं आ जाती हैं। अब ये जो स्र है वो सौ और रॉ के मेल से बना होता है, जैसे श्रमिक, तो ये स्वर रहित और ये स्वर सहित। तो संयुक्त व्यंजन में पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित और दूसरा व्यंजन जो है स्वर सहित होता है। इसको आप जरूर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है ना, संयुक्त व्यंजन लिख लीजिए। अब इसके अलावा यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? जब एक व्यंजन, यहाँ पर क्या लिखा है, जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है, यानी कि आधा क की या आधे व्यंजन की बात करते हैं जिसमें आप स्वर रहित और स्वर सहित से इसका मतलब है। तो यहाँ पर आप कुछ उदाहरण देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये जो हलंत के साथ है ना इसको आधा कहा जाता है, तो आधा क और पूरा क। तो जैसे यहाँ पर शब्द क्या बनता है? पक्का। ठीक है, तो क्या बनता है? पक्का। तो इनको क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे चौ और आधा चौ, तो ये हलंत के साथ लिखें, चाहे आप इस प्रकार से लिखें, तो ये आपका आधा तौ भी आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ आप हलंत जब आप विच्छेदित करेंगे तो हलंत के साथ होगा, लेकिन जब आप शब्दों के साथ लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लिखेंगे आधा। ठीक है, तो इन व्यंजनों को भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? जो द्वित्व व्यंजन होते हैं में पहला जो व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, वो स्वर रहित यानी कि जिसमें स्वर ना हो। तो आप जानते हैं शुरू से ही कि जिसमें हलंत लगा है वो स्वर रहित है और दूसरा यहाँ पर स्वर सहित होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे देखिए। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त व्यंजन आते हैं आपके, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ड़ है और ढ है। ठीक है ना, ये आपके अतिरिक्त व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। तो आपने कभी भी आपने इन व्यंजनों से शब्द आरंभ होता हुआ आपने नहीं देखा होगा। इनका प्रयोग शब्द के अंत में या मध्य में ही होता है। जैसे कि ड़ से यहाँ पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़ इस प्रकार के शब्द बनते हैं और ढ से गढ़, बुढ़िया, कढ़ाई और बाढ़ इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ये आपके क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। तो इनके बारे में हमने अतिरिक्त व्यंजन के बारे में क्या पढ़ा है कि इनसे कभी भी आपका शब्द जो है शुरू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपके संयुक्ताक्षर हैं। तो वो क्या क्या संयुक्ताक्षर हैं कि जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे आधा क और त, वो वहां पर क्या थे? द्वित्व में उसी का आधा, जैसे क आधा और फिर पूरा क, इनको द्वित्व कहा जाता है। अब संयुक्ताक्षर में ये स्वर रहित है और लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये क व्यंजन है और ये आपका त व्यंजन है, वो भी किसके साथ? स्वर के साथ। ये स्वर रहित है, तो यहाँ पर इनको संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे वक्त संयुक्त, तो आधा क और फिर तो, फिर यहाँ पर ये आधा स है और ये वो है, तो स्व, स्वाद, स्वाधीन, तो ये दो शब्द यहाँ पर इसके हो गए।
आगे यहाँ पर सौ और थ, तो ये हमने क्या लिखा, स्थान, ठीक है। तो ये अलग अलग होंगे, ये स्वर रहित है। इससे पहले जो द्वित पढ़ा था उसमें सेम, यानी कि उसी व्यंजन का, उसी वर्ण का जो व्यंजन है, उसी व्यंजन का आधा और पूरा, यानी कि एक स्वर रहित होगा और एक स्वर सहित होगा। यहाँ पर एक स्वर रहित और स्वर सहित तो है, लेकिन अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग ये वर्ण है, ठीक है। तो ये आपके संयुक्ताक्षर हो गए। अब यहाँ पर दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है। रॉ के प्रयोग आप किस किस प्रकार से कर सकते हैं। रॉ का प्रयोग, रॉ का प्रयोग आप जानते हैं, रॉ का प्रयोग अलग अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो रॉ के संयोग से सबसे अधिक गलतियां होने की संभावना रहती है। रॉ के संयोग से 4 नियम है। कौन कौन से नियम। एक पहला नियम ऐसा है जिसमें आप पंक्ति के ऊपर इस तरह से रॉ लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब रॉ स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें स्वर नहीं होता, उसे रेफ भी कहते हैं। यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पर सूर्य लिखा है, ठीक है। अब इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे। ये जो य है ना, इस य के ऊपर रॉ लगा है, तो इस रॉ का उच्चारण आप य से पहले करेंगे, ठीक है। जिस भी वर्ण के ऊपर ये लगा होगा उससे पहले इस आधा रॉ का उच्चारण होगा। तो सूर्य, तो देखिए हमने रॉ का उच्चारण य से पहले किया। अब मर्द लिखा है तो मर्द में हमने रॉ का उच्चारण द से पहले किया। ऐसे ही धर्म लिखा है तो धर्म में म से पहले, यानी कि जिस भी वर्ण के ऊपर रॉ लगा होता है तो पहले इसका उच्चारण किया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से तिरछी लाइन लगा करके हम रॉ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी आपका स्वर रहित होता है, यानी आधा रॉ का ही इसमें भी उच्चारण आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके पैरों पर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने छत्र, तो त और रॉ का मिला करके यहाँ पर त्र बना छत्र। क और रॉ को मिलाइए इस प्रकार से तो चक्र, यहाँ पर पूरा शब्द लिख दिया चक्र। प पर रॉ लगाते हैं इस प्रकार से तो प्र आपका बन जाता है, प का प्र। अब ट और ड में, ठीक है ना, के साथ रॉ का संयोग होने पर रॉ उसके नीचे दो तिरछी रेखाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। कभी भी आप ड और ट के साथ ऊपर नीचे तिरछी रेखा इस तरह से नहीं लगाएंगे, बल्कि ऐसे दो लाइन, जैसे आप ट्रक लिख रहे हैं किस किस के साथ, ट और ड के साथ। आपने ड्रम लिखा तो रॉ आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से दो तिरछी लाइनें। ड्रम, ड्रामा, तो इस प्रकार से लगाया जाता है। अब सौ के साथ जब रॉ जुड़ने पर श्र बनता है और सौ के साथ रॉ का संयोग होने पर आधा सौ और त्र बन जाता है। तो जैसे यहाँ पर सौ के साथ रॉ जुड़ा तो श्र बना, श्रम और श्रेष्ठ। सौ के साथ इस वाली सौ दंत्य सौ के साथ रॉ जुड़ा तो आधा सौ और त्र, तो स्रोत हो जाता है और सहस्त्र हो जाता है। तो रॉ का संयोग या रॉ का प्रयोग भी आप अलग अलग तरीके से करते हैं। 4 तरीके से किया जाता है। एक प्रकार से यहाँ जैसे आपका सूर्य है तो किसी भी वर्ण के ऊपर आप इस तरह से लगा दे, जैसे ई की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है ना। और रॉ का प्रयोग तिरछी लाइन में भी होता है और नीचे इस प्रकार से जैसे ट्रक में आप लगाते हैं। और ये आपके क्या है, रॉ के प्रयोग हैं, जिस प्रकार से आप रॉ को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यंजनों के भी हमने भेद कर दिए। इसके अलावा हमने संयुक्त अक्षर पढ़े, द्वित आपके यहाँ पर व्यंजन पढ़े। तो अलग अलग प्रकार की हमने यहाँ पर जानकारी ली और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।